गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं इतिहास का पार्ट 3। इसमें हम पढ़ रहे हैं हिटलर का उदय। तो हिटलर के उदय में हमने हिटलर का उदय कैसे हुआ ये जाना। उसने जर्मनी को में जो है लोकतंत्र को ध्वंस करके तानाशाही शासन किस प्रकार से स्थापित किया वो हमने जाना। फिर उसके बाद पुनर्निर्माण टॉपिक हमने कल पढ़ा था पहले वाले वीडियो में कि उसने किस तरह से जो है जर्मनी का पुनर्निर्माण किया और कैसे जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी के साथ संधि हुई थी उसकी शर्तों को वो धीरे धीरे तोड़ने लगा और जर्मनी ने ही जो है दूसरा विश्व युद्ध शुरू किया था सितंबर 1939 में पोलैंड पर आक्रमण करके। और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया सितंबर 1939 से, जो मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दो बड़े शहरों पर बम के साथ जो है ख़त्म हुआ। यहाँ तक हमने देख लिया। अब आज का हमारा टॉपिक है नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। ये अब दूसरे विश्व युद्ध से पहले की बात है। दूसरे विश्व युद्ध और पहले विश्व युद्ध के बीच का घटनाक्रम है। इसमें नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का घटनाक्रम है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जैसे हिटलर का उदय हुआ था और हिटलर ने जो है किस प्रकार से जर्मनी को एक जो शक्तिशाली यूरोपीय देशों में जो शक्तिशाली और महान देश बनाने का विचार किया था और कैसे जो है वो उभर के सामने आया और उसने विश्व दृष्टिकोण क्या अपनाया, विश्व के अन्य देशों के साथ उसकी कैसी नीतियाँ थी, पड़ोसी देशों के साथ वगैरह ये देखेंगे। उसका विश्व दृष्टिकोण यही था कि वो जर्मनी को महाशक्ति बनाना चाहता था। और जो जर्मन नस्ल वगैरह ये सारा पढ़ेंगे कि कौन से समाज के साथ उसने कैसा व्यवहार किया, किस तरह से जो है जर्मनी को और जर्मन लोगों को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता था। ठीक है, तो किताब खोल लो आप भी। नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। नाज़ी कौन? वही हिटलर के समर्थक, उनको नाज़ी कहा गया है, नाज़ीवाद भी कहते हैं। देखो, नाज़ियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब लोकतंत्र का ध्वंस हो गया था वहाँ पे जर्मनी में, तो जो उन्होंने जो अपराध किए वो जो है मानवीय व्यवहार से संबंधित नहीं थे। जो है घिनौने अपराध उन्होंने कर रहे थे। हमने देखा ना, वो जो है गैस उसमें काल कोठरी में बंद करके जहरीली गैस छोड़ देते थे। इस तरह से जो है उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया, तानाशाही स्थापित हो गई थी वहाँ पर। तो उनके अपराध जो है मूल्य मान्यताओं और व्यवहार, मानव व्यवहार से संबंधित एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे, यानी मानवीय नहीं थे। वो कैसे? देखो, नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। अंडरलाइन करो इसकी। वह नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। ये थी हिटलर की विश्व दृष्टिकोण की विचारधारा, जिसमें सभी समाजों को बराबर का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस तरह का समाज था वहाँ, या तो बेहतर यानी श्रेष्ठ या कमतर यानी गिरे हुए। इस नज़रिए में समाज में देखो कौन कौन थे? ब्लांड और नीली आंखों वाले और नार्डिक जर्मन आर्य, ये जो है समाज में लोग थे, इनके बीच के भी थे। तो इसमें देखो आप नए शब्दों में हैं आपके नार्डिक जर्मन आर्य कौन थे, ब्लांड कौन थे। देखो, नार्डिक जर्मन आर्य, आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा है ये, जो अपने आप को आर्य बताते हैं, श्रेष्ठ बताते हैं। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। ब्लांड, नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले जो लोग थे वो ब्लांड थे, और एक थे सिर्फ नीली आंखों वाले। नीली आंखों वाले और सुनहरे बालों वालों को तो ब्लांड कहा गया, और एक नस्ल थी सिर्फ नीली आंखों वाली लोगों की। नस्ल जानते हो ना आप? नस्ल यानी रंग, रूप, आकार शरीर का, उसके आधार पर जो मनुष्य का होता है रूप, रंग, कद काठी, उसको नस्ल कहते हैं। तो ये ब्लांड हो गए, नीली आंखें और घुंघराले बालों वाले, नीली आंखों वाले, और ये नार्डिक जर्मन आर्य। सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पे। ये ब्लांड, नीली आंखें वाले और नार्डिक जर्मन आर्य तो सबसे ऊपर थे समाज में,
उच्च समझे जाते थे, श्रेष्ठ समझे जाते थे। और यहूदी जो थे, यहूदी वो सबसे निचले पायदान पर थे, उनको जो है निकृष्ट समझा जाता था। उनके साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, जैसे नीची जाति के लोगों को, और ऐसे उनको जो है हर तरह से हीन समझा जाता था यहूदियों को। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया। हिटलर की नस्ली सोच, चार्ल्स डार्विन, अब अंडरलाइन करो, हिटलर की जो नस्ली सोच थी, इस विचार की सोच, वो चार्ल्स डार्विन, याद रखोगे, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। उसकी जो नस्ली सोच थी वो किस आधार पर थी? ये जो वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे उसके आधार पर उसकी नस्ली सोच थी। तो देखो क्या सिद्धांत थे इनके, सिद्धांत पर आधारित थे। डार्विन जो थे प्रकृति विज्ञानी थे, जिन्होंने विकास और प्रकृति चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। विकास और प्रकृति चयन, यानी डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे। इन्होंने जो है विकास को प्रकृति चयन से चुना कि विकास किसका होगा? जो प्रकृति के अनुकूल होगा, जो अपने लिए अच्छी प्रकृति को चुनेगा उसी का विकास होगा, प्रकृति विज्ञानी के हिसाब से। ठीक है। और पशुओं को भी यही कि पौधा और पशु इसके आधार पर हुआ ना, तो कौन सा पौधा कैसी प्रकृति का चयन करेगा कि उसका विकास होगा, इस तरह से। अभी जैसे ज़्यादा पानी चाहिए उस पौधे को हम रेगिस्तान जैसी प्रकृति में ले जाकर लगा दे तो वो वहाँ विकास नहीं करेगा। इस प्रकार से पशुओं में भी इसी तरह से कि पशु कौन सी प्रकृति का चयन करे, कौन सा पशु किस प्रकृति में रहे कि उसका विकास हो। जैसे ऊँट रेगिस्तान में रहता है, ऊँट को पहाड़ी इलाकों में, ठंडे इलाकों में ले जाके छोड़ दे तो वो उस प्रकृति के अनुकूल नहीं होता है। याक, उधर ठंडे इलाकों में पाया जाने वाला बड़े बड़े बालों का याक, अगर उसको रेगिस्तान में लाकर छोड़ दे तो वो यहाँ पर नहीं रह सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्रकृति चयन अगर सही नहीं होता है तो पौधा है, पशु है, यहाँ तक कि मानव है, उसका भी विकास नहीं होता है। ये किसकी विचारधारा थी? डार्विन की, चार्ल्स डार्विन की। ठीक है। अब देखो बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने, यानी ये मैं क्यों बता रही हूँ कि हिटलर इन्हीं के विचारों पे चला था और उसी को देखकर उसने ये सब किया था। आगे देखेंगे अपन। हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत, अंडरलाइन करो, इसने, ये तो प्रकृति विज्ञानी था, इसने चयन का सिद्धांत दिया। डार्विन ने कौन सा सिद्धांत? चयन का सिद्धांत। अब बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका मतलब होता है जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा। ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा जीविता का सिद्धांत, यानी उसने कहा कि इस पृथ्वी पर जो श्रेष्ठ है वो ही जिंदा बचेगा, कमजोर और जो पृथ्वी पर भार है उसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सिद्धांत किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। यानी जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, ये विचार दिया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या जीविता का सिद्धांत। इस विचार का मतलब ये था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती है वही पृथ्वी पर जिंदा रहती है। यानी जो प्रजातियां अपने आप को उस प्रकृति के अनुसार नहीं ढाल सकती है वो जिंदा भी नहीं रहेगी। जैसे ऊँट को ठंडे इलाकों में छोड़ दे तो वो अपने आप को उसके अनुकूल नहीं ढाल पाएगा, तो वो जिंदा भी नहीं रहेगा। इसी प्रकार से जो है जीविता के सिद्धांत में हर्बर्ट स्पेंसर ने मनुष्यों पे बताया कि जो मनुष्य श्रेष्ठ होगा, मानसिक और शारीरिक रूप से बलशाली होगा, उसी को जिंदा रहने का अधिकार। ये हिटलर ने अपना लिया उसके इस सिद्धांत को कि जो श्रेष्ठ है, जो योग्य है, उसी को जिंदा रहने का अधिकार है। बाकी शारीरिक और मानसिक तौर पर जो व्यक्ति घिरे हुए हैं या कमज़ोर है उनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। हिटलर का मानना था कि ऐसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति जो होते हैं वो देश पर बोझ होते हैं, और दूसरे जो योग्य लोग हैं उनका विकास करने में, उनका लालन पालन करने में लगे रहते हैं, तो देश का विकास नहीं होता है। इसलिए वो जो है ऐसे बच्चों को और ऐसे लोगों को जीवित ही नहीं रखता था हिटलर। जो बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होते थे उनको वो एक पहाड़ी थी, टेथिसस पहाड़ी, वहाँ ले जाकर नीचे गिरा के मरवा देता था हिटलर। आगे पढ़ेंगे अपन युवाओं में, बच्चों में भी कि कैसे रहता था वो।
ठीक है, तो ये किसका सिद्धांत अपनाया हिटलर ने? हर्बर्ट स्पेंसर का। सिद्धांत क्या था? जीविता का सिद्धांत। और इसका मतलब क्या है कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल सकती है वही पृथ्वी पर जिंदा रहती है। अब जैसे दूसरी नस्ल के जो लोग थे वो अपने आप को जर्मन आर्य की तरह अपने आप को ढाल लेते हैं या वो ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं, तो उनको जिंदा रहने का अधिकार है। अगर वो अपनी संस्कृति अपने धर्म के अनुसार चलते हैं तो उनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। सबको हिटलर के अनुसार चलना था। जो हिटलर का विरोधी था वो मारा गया, समझो। देखो आगे, यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत, अंडरलाइन कर लो, ये याद रखोगे, यहाँ प्रश्न बनेंगे आपके। हर्बर्ट स्पेंसर ने जीविता का सिद्धांत दिया और डार्विन ने चयन का सिद्धांत। चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की थी। डार्विन ने जो है चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा है। प्राकृतिक विज्ञानी था ना डार्विन, तो उसने कहा कि प्रकृति में मानव हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और अगर मानव हस्तक्षेप होता है तो प्रकृति जो है उसके विरुद्ध हो जाती है। वकालत कभी नहीं की थी, यानी कि मानव हस्तक्षेप को प्रकृति में जो है कभी नहीं लिया था। किसने? डार्विन ने। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नाजियों की दलील बहुत सरल थी। जो नस्ल, देखो वो भी क्या कहते थे, नाजी भी उसी की तरह, कि जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी और कमजोर नस्लें खत्म हो जाएगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है। आर्य यानी वो जर्मन आर्य जो मूल रूप से जर्मनी है, वो जो है सर्वश्रेष्ठ नस्ल के हैं, उन्हीं को जिंदा रहने का अधिकार है। उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है ताकि ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। ये किसकी सोच थी? हिटलर, नाज़ियों की सोच थी कि जो नस्ल ताकतवर है वो जिंदा रहेगी और कमज़ोर नस्लों को ख़त्म कर दिया जाए, यानी कमज़ोर नस्लें ख़त्म हो जाएगी। कमज़ोर नस्लें कौन सी? वो यहूदी वगैरह जो जर्मनी में थे, और उसको सर्वश्रेष्ठ नस्ल को ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। दुनिया पर, यानी ये उनका विश्व दृष्टिकोण था कि अगर जर्मनी में मूल जर्मन नस्ल के लोग होंगे, श्रेष्ठ नस्ल के लोग होंगे, जर्मन आर्य होंगे, तो वो जो है ताकतवर होंगे, बुद्धिमान होंगे और वो जो है अपने दुनिया पर वर्चस्व कायम करने की ताकत रखेंगे। ये जो है उसका विश्व दृष्टिकोण था हिटलर का। आगे देखो, हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू, ये तो उसका पहला पहलू था कि जो है जर्मन लोग ही श्रेष्ठ है और उन्हीं को जिंदा रहने का अधिकार है। दूसरा पहलू क्या है? यहाँ से लगाओ, लेब्रांसुम या जीवन परिधि, लेबेंस्त्राम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों का कब्जा करना जरूरी है। इससे मातृ देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठी की जा सकती थी। ये उसका जो है जीवन परिधि, ये एक सिद्धांत था उसका। दूसरा पहलू था लेबेंस्त्राउम यानी जीवन परिधि, उसमें भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। यह वो जर्मनी के भूभाग का क्षेत्रफल का अधिक से अधिक विकास करना चाहता था। मातृ देश का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसके इलाकों में जाकर जो है लोग बसेंगे और वहीं पर जो बच्चे पैदा होंगे वो उनका जो है अपने जन्म स्थान के साथ अच्छा जुड़ाव भी होगा, ये उसका मानना था। इसलिए वो जर्मन राष्ट्र के लिए जो है बेहिसाब संसाधन और शक्ति इकट्ठा करना चाहता था। पूरब में हिटलर जर्मन सेनाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारी जर्मनी को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला थी, यानी यूरोपीय देशों के पूर्वी भाग में जो देश थे छोटे छोटे, उनको जो है हिटलर अपने साम्राज्य में मिला लेना चाहता था। जर्मनी सीमाओं को जो है फैलाना चाहता था और उसके लिए उसने पहल कर दी। और सबसे पहले किसको मिलाया उसने? पोलैंड को जर्मन आक्रमण किया और अपनी
साम्राज्य में मिला लिया। अब पोलैंड के लोगों के साथ भी उसने बहुत बुरा व्यवहार किया। जो असली जर्मन नस्ल के थे, आर्य नस्ल के थे, उनको तो वहाँ बसा दिया और बाकी को खदेड़ के वहाँ से भगा दिया। और वो ओत्सिव जो गैस छोड़कर मारने वाले वो जो थे ना, बने हुए गेटों वगैरह, उनमें उनको पहुंचा दिया और मार दिया। बहुत ही अत्याचारी था हिटलर, वैसे देखे तो तानाशाह था। यानी वो हिटलर जर्मनी को विश्व शक्ति बनाने के आगे जो है कुछ भी नहीं सोचता था। देखो स्रोत क्या कहता है, ये पृथ्वी न तो किसी को हिस्से में मिली है और न तोहफे में। नियति ने ये उन्हें सौंपी है जिनके हृदय में उसको जीत लेने का, इसको बचाए रखने का साहस है और जिनके पास इस पर हल चलाने की उद्यमशीलता है। इस दुनिया का सबसे बुनियादी अधिकार, अंडरलाइन करो, इस दुनिया का सबसे बुनियादी अधिकार है जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार को बुनियादी अधिकार माना है हिटलर ने, लेकिन बेशर्त, शर्त क्या है, बेशर्त किसी के पास उसे हासिल करने की ताकत हो। जीवन के अधिकार को हासिल करने की ताकत भी होनी चाहिए। इस अधिकार के आधार पर एक ऊर्जावान राष्ट्र अपने भूभाग को अपनी जनसंख्या के हिसाब से फैलाने के रास्ते ढूंढ लेगा। अपने राष्ट्र अपने भूभाग को, अपने क्षेत्रफल को यानी जनसंख्या अधिक होगी तो वो अपने भूभाग को भी बढ़ा लेगा। ये इस तरह से ये स्रोत है, इनको आप पढ़ोगे। क्रियाकलाप का और क्या देखो, इनसे हिटलर के साम्राज्यवादी मंसूबों के बारे में आपको क्या पता चलता है। तो इनसे जो हमने ये पढ़े हैं, इनके आधार पर जो है हिटलर बहुत साम्राज्यवादी था। वो जर्मनी का विस्तार करना चाहता था और वो विश्व में जो है जर्मनी को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता था। और उसके साम्राज्यवाद के आगे और जर्मनी को सर्वश्रेष्ठ बनाने के आगे वो किसी भी प्रकार का कैसा भी घिनौना कार्य कर सकता था। आपकी राय में इन विचारों पर महात्मा गांधी हिटलर से क्या कहते? महात्मा गांधी, हिटलर तो इतने अत्याचार कर रहा था, महात्मा गांधी तो अपने अहिंसावादी थे, वो किसी को कड़वा वचन भी नहीं बोले, ये बात कहते थे हमें। तो हिटलर के विचारों का विरोध करते महात्मा गांधी। ठीक है, अब देखो नस्लवादी राज्य की स्थापना, ये यहाँ शुरू हो ही गया था वो कि सर्वश्रेष्ठ नस्ल के लोगों को ही जिंदा रहने का अधिकार है, बाकी को क्या किया जाए, कमज़ोर नस्ल को जो है ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। अब वो जो है इन्हीं सिद्धांतों पर चलने लगा। ये चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के जो सिद्धांत है याद रखोगे आप। चार्ल्स डार्विन का चयन का सिद्धांत और हर्बर्ट स्पेंसर का जीविता का सिद्धांत, और इन दोनों में क्या है इसको पढ़ के याद करोगे। अब देखो नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। सत्ता में पहुंचते ही नाजियों ने शुद्ध जर्मनों को विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को ख़त्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। अब जैसे ही हिटलर सत्ता में आया उसने लोकतंत्र का ध्वंस कर दिया और नाज़ी दल की जो है सरकार बन गई। उसके बाद जो है वो अपने सपने को लागू करना शुरू कर दिया, श्रेष्ठ जर्मन आर्य बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, विस्तारित जर्मनी साम्राज्य में मौजूद उन समाजों में, जो समाज जर्मन साम्राज्य का विस्तार हुआ ना, जैसे पोलैंड को, चेकोस्लोवाकिया को और किनको मिलाकर विस्तार किया था, वहाँ पर उन्होंने जो है उन समाजों या नस्लों को ख़त्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। क्या मानते थे? अवांछित मानते थे, चाहिए ही नहीं उनको ऐसे लोग। ये नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नागरिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। शुद्ध और स्वस्थ नागरिक आर्यों का जो है समाज नाज़ी बनाना चाहते थे। नागरिक आर्य कौन? वही आर्य बताए जानने वालों की एक शाखा है। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या उनसे मिलते जुलते लोग के मूल के लोग थे। तो वो शुद्ध नाज़ी और स्वस्थ नागरिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे और बाकी लोगों को वो अवांछित मानते थे कि इनका तो होना ही गुनाह है, होने ही नहीं चाहिए। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल यही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जाता था। वांछित लोग कौन थे? ये शुद्ध नाज़ी और स्वस्थ नागरिक आर्य ही वांछित थे। ये लोग तो क्या थे? अवांछित थे। और इन लोगों को ही जो है तरक्की करने का और अपने वंश का विस्तार करने के योग्य माना जाता था। बाकी सब क्या थे? अवांछित थे। इसका मतलब ये निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते थे।
यूथनेजिया, यूथनेजिया का मतलब होता है दया मृत्यु। उनको ऐसे जो अवांछित लोग थे उनको क्या दे दी उन्होंने, दया मृत्यु। यूथनेजिया कार्यक्रम के तहत बाकी नाज़ी अफसरों के साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। ठीक है, दो प्रकार के लोग हो गए वहाँ पर जर्मनी में, वांछित और अवांछित। तो वांछित तो कौन थे, ये नाज़ी शुद्ध, नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नारडिकारियों को तो क्या माना गया, वांछित माना गया, और बाकी जो थे उनको क्या माना गया, अवांछित। और अब तरक्की करना, देश की तरक्की और अपने वंश का विस्तार करने योग्य लोग ये वांछित लोग ही थे, अवांछितों को इसका अधिकार नहीं था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला कि ऐसे जर्मनों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। नाज़ियों ने जिनको अशुद्ध और असामान्य अवांछित घोषित कर दिया, उनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब उनका क्या किया जाए, नहीं है तो दया मृत्यु दी गई उनको, जिसको जो है यूथनेजिया कहा गया। ये एक कार्यक्रम चलाया गया जर्मनी में, यूथनेजिया, जिसको दया मृत्यु कहते हैं। कार्यक्रम के तहत, यूथनेजिया कार्यक्रम के तहत बाकी नाज़ी अफसरों के साथ हेलमुट के पिता भी थे, जिन्होंने जो है ऐसे कई हजारों लोगों, अवांछित लोग जो कहे गए, उनको मौत के घाट उतार दिया। जो मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। उसमें कौन थे, हेलमुट के पिता। हेलमुट के पिता याद आ गया आपको पाठ के शुरुआत में, जो इस तरह बात कर रहे थे कि क्या किया जाए। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया, इनके अलावा भी कई नस्लें थी जो ऐसी नियति के लिए अभिशप्त थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोग देखो, केवल यहूदी ही नहीं थे जिनके साथ इस तरह का अत्याचार किया जा रहा था, जिप्सी भी थे। रूस और पोलिश मूल के लोग भी मनुष्य से कमतर माने गए थे जर्मनी में। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम करने पर जोक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से मर गए थे। ये ऐसी स्थिति वहाँ पर पैदा हो गई। तो देखो, केवल यहूदियों के साथ ही जर्मनी में जो है उनको ही अवांछित श्रेणी में रखकर यहूदियों के साथ ही अत्याचार नहीं हुए, उनमें यहूदी भी थे, जिप्सी भी थे, और रूस और पोलिश मूल के लोग थे। पोलिश मूल कौन से, पोलैंड के लोग, जिस पर अधिकार कर लिया था, और रूस के भी कुछ भागों पर जर्मनी ने अधिकार कर लिया, तो वहाँ के लोगों के साथ भी उन्होंने जो है ऐसा ही व्यवहार किया। उनको मनुष्य से कमतर माना गया। किससे कमतर माना गया, मनुष्य से कमतर, यानी जानवरों की तरह माना गया। और उनके साथ जो है गुलामों से भी बुरा व्यवहार किया गया। बेहिसाब काम के बोझ के तले उनको दाब दिया गया। खूब काम करवाते थे, 24 घंटे में से 20-20 घंटे, और उनको समय पर खाना भी नहीं दिया जाता था, तो मर गए बेचारे, भूखे मरते। इस तरह का व्यवहार जो है उनके साथ किया गया। ठीक है, अब इसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे, बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आप पढ़ना, समझना, और छोटे प्रश्न जो भी है उनको याद करना, जैसे चार्ल्स डार्विन का है।